हेलो फ्रेंड्स, माइंडसेट सीके क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्लास 10th का साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, अध्याय 3 का। इसके पहले हम अध्याय 2 करा चुके हैं। अध्याय 3 धातु और अधातु, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन, धातुएं निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म नहीं दर्शाती हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा द्रुतिहीनता। धातुएं ये गुण द्रुतिहीनता का नहीं दर्शाती हैं। देखिए, धातुएं का कुछ गुणधर्म बता देते हैं। जैसे कि धातुओं में क्या, धातुएं कठोर होती हैं, धातुएं तन्य होती है, धातुएं ऊष्मा और विद्युत का अच्छी संवाहक होती है, धातु क्या होता है, चमकदार होता है, धातु ध्वनिक प्रकृति का होता है। ये सब धातु के क्या है, धातु के गुण हैं। ठीक है, जो द्रुतिहीनता उसके गुण नहीं दर्शाता है। इस प्रकार हमारा आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, धातुओं के पतले तार खींचे जाने के गुण को क्या कहते हैं? धातुओं के पतले तार को खींचे जाने के गुण को क्या कहते हैं? उसे तन्यता कहते हैं। ठीक है, अब देखिए तन्यता किसको बोलते हैं। मान लीजिए कि जिस ठोस पदार्थ को तनाव डालकर या खींचकर आकार बदल लेने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। ठीक है, सोना सबसे ज़्यादा तन्य धातु है, क्योंकि 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तक का लंबा तार बनाया जा सकता है। अब समझ लीजिए कि सोना कितना तन्य धातु है। ठीक है, और ये क्या बोलता है, सोना हो गया, और चांदी भी होता है ना, वो भी ज़्यादा क्या होता है, तन्य होता है, लेकिन इसके कंपेरिजन में सोना के कंपेरिजन में कम होता है। ठीक है, और दूसरा क्या है, आघात वर्ध्यता। अब आघात वर्ध्यता देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए किसी पदार्थ में दबाव डालकर या आघात कर बिना टूटे उसे आकार बदलने की प्रक्रिया को आघात वर्ध्यता कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, जैसे कि चांदी हो गया। अब देखिए, लोग मिठाई जो खरीदते हैं तो कभी कभी मिठाई के ऊपर एक लेयर लगा रहता है, वो चांदी की पतली परत होती है। वो आघात वर्ध्यता के कारण ही उसे पीट कर उतने पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खाना पकाने के बर्तन बनाने में एल्युमिनियम काम आता है। एल्युमिनियम के कौन से गुणधर्म इसके लिए उत्तरदायी हैं? तो इसके लिए कौन सा गुणधर्म उत्तरदायी है? इसका होता है उच्च ऊष्मीय चालकता और उच्च गलनांक इसका उत्तरदायी होता है। यानी ऑप्शन नंबर 1 और किस में है, ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। धातुओं में क्या होता है कि आमतौर पर उच्च ऊष्मीय चालकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे तथा गर्म जल से कोई क्रिया नहीं करती है? तो क्या होता है कि जो लोहा होता है ना, लोहा Fe, ठंडे और गर्म जल से कोई अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन तथा भाप की लंबे समय तक अभिक्रिया से आयरन का निम्नलिखित में से कौन से ऑक्साइड प्राप्त होती है? तो ये क्या होता है, आयरन ऑक्साइड प्राप्त होता है, Fe3O4 आयरन के ऑक्साइड प्राप्त होता है, Fe3O4। ऑप्शन नंबर सी सही होता है। ठीक है, देखिए जैसे कि लोहा अभी बोले हैं कि लोहा जल के साथ अभिक्रिया करता है। जल के साथ अभिक्रिया कौन से कंडीशन में करता है? जब जल भाप के रूप में हो तभी अभिक्रिया करता है। अगर वही जल ठंडे या गर्म होता है तो उसके साथ ये लोहा अभिक्रिया नहीं करता है। ये जब भी करेगा तो जल के भाप के साथ ही अभिक्रिया करता है। ठीक है, और बता देते हैं कि देखिए लोहा का क्या है, इसका लोहा का अयस्क कौन कौन से, और लोहा का अयस्क हो गया हेमाटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, सीडेराइट हो गया, आयरन पायराइट हो गया। इसमें Fe3O4 इसको मैग्नेटाइट भी कहा जाता है, जो लोहा के अयस्क के रूप में होता है। ये होता है क्या, ये हेमाटाइट हो गया, ये मैग्नेटाइट हो गया, उसके दोनों अयस्क कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होता है जब कैल्शियम को जल के साथ अभिकृत किया जाता है? कैल्शियम को जल के साथ अभिकृत किया जाता है तो क्या होता है? ये क्या होता है, ये जल से कम प्रचंड क्रिया करता है। ठीक है, और बने हुए गैस के बुलबुले कैल्शियम की सतह पर चिपक जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 और 4 किस में है? ऑप्शन नंबर डी सही हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुएं सामान्यतः अम्लों से क्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस देती है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल धातुओं से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं देता है? हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। इसका सही आंसर क्या होगा, नाइट्रिक अम्ल, HNO3 हो जाता है। ये धातुओं से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वारेजियम का संयोजन है, मतलब बताइए एक्वारेजियम कैसे? तो क्या पता है, 3 भाग सांद्र HCl, तो नंबर सी सही होगा। 3 भाग इसका सांद्र HCl और 1 भाग सांद्र HNO3 जिसको नाइट्रिक अम्ल, ये 3 मिलाने से ही एक्वारेजियम का निर्माण होता है, जिससे इनका हिंदी होता है अम्लराज होता है। एक्वारेजियम किसको घुलने के लिए काम होता है? इसमें सोना और प्लेटिनम को घुलाने के काम आता है एक्वारेजियम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से आयनिक यौगिक नहीं है, निम्नलिखित में से कौन से आयनिक यौगिक नहीं होता? ये HCl और CCl4 होता है जो आयनिक यौगिक नहीं है। HCl और CCl4 आयनिक यौगिक नहीं है। ऑप्शन नंबर कितना में है? 2 और 3 बी में आयनिक यौगिक नहीं है। ये क्या होता है? ये सहसंयोजक यौगिक है, आयनिक यौगिक नहीं है, ये सहसंयोजक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः आयनिक यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? कौन सा गुणधर्म आयनिक यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ठोस अवस्था में विद्युत चालकता। ये आयनिक यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता। जैसे कि आप जानते हैं कि आयनिक यौगिक अपनी गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, अपने ठोस अवस्था में नहीं होता है, ठीक है ना। गलित अवस्था में आयनिक यौगिक होता है, ठोस अवस्था में नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृत अवस्था में पाई जाती है? प्रकृत अवस्था में पाई जाने वाली सोना और चांदी होती है। Au और Ag ये प्रकृति में मूल अवस्था में पाई जाती है। देखिए ये इसका आंसर कौन हो जाएगा? 2 और 4 किस में है? 2 और 4 ऑप्शन नंबर सी में। देखिए प्रकृति के मूल अवस्था में पाए जाने के कारण इसके पीछे एक रीज़न है कि ये सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होती है, ठीक है। इसके ऊपर जितने भी होते हैं वो क्या होता है कि ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु हो, जिसके चलते प्रकृति में नहीं पाई जाती है, जबकि ये कम अभिक्रियाशील होने के कारण ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न विधियों द्वारा धातुओं को परिष्कृत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से धातुओं को विद्युत परिष्करण द्वारा परिष्कृत किया जाता है? विभिन्न विधियों द्वारा धातुओं को परिष्कृत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातुओं को विद्युत परिष्करण द्वारा परिष्कृत किया जाता है? तो ये क्या होता है? ये सोना और कॉपर के द्वारा परिष्कृत किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 और 3 दो सही है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है? Au होता है, सोना होता है, ये क्या एक संक्रमण धातु है। कैसा धातु है ये? संक्रमण धातु है, ठीक है। इसका गलनांक ज़्यादा होता है, इसका गलनांक होता है 1064 हो जाता है, इसका गलनांक डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। यह चमकदार धातु भी होता है। वही तांबा जो होता है, वही तांबा हो गया हमारा एक तन्य धातु है। अभी बताएं इसके पहले कितना तन्य धातु है, ठीक है, जिसका उपयोग कहाँ पर करते हैं? विद्युत के चालक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है ज़्यादा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में लंबे समय तक उद्भासन से सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है। यह निम्नलिखित में से किसके बनने के कारण होता है? ठीक है, यह सिल्वर सल्फाइड के कारण काली हो जाती है। सिल्वर सल्फाइड Ag2S के कारण काली हो जाती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी पतली परत के लेपन के द्वारा आयरन के जंग से बचाने के लिए गैल्वेनीकरण एक विधि है? इसका सही आंसर हो जाएगा जिंक से। जिंक का लेपन करने से जंग से बचाया जा सकता है। अब देखिए गैल्वेनीकरण क्या होता है? गैल्वेनीकरण होता है ना, जैसे गैल्वेनाइजेशन होता है, लोहे या स्टील की वस्तुओं को जंग लगने से बचाने के लिए किया जाता है। विद्युत एक लेपन होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे जीवन के लिए स्टेनलेस स्टील एक उपयोगी पदार्थ है। स्टेनलेस स्टील में आयरन को किन के साथ मिश्रित किया जाता है? देखिए एक आयरन को किसके साथ मिश्रित किया जाता है? तो ये निकेल और क्रोमियम के साथ मिश्रित किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि देखिए स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए हमें किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है? तत्वों की तो आयरन हो गया, निकेल हो गया और क्रोमियम हो गया, 3 मिलकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। स्टेनलेस स्टील को मजबूत करने के लिए इसमें हम कार्बन की मात्रा को बढ़ाते हैं। जितना ही कार्बन की मात्रा बढ़ेगा वो और ही मजबूत होते जाएगा। स्टेनलेस स्टील के में क्या होता है कि कभी जंग नहीं लगता है, ठीक है। हमारे घर के बर्तन इसी से बने होते हैं, स्टेनलेस स्टील से ही बने होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कॉपर को वायु में खुला रखा जाता है तो यह अपनी चमकीली भूरी सतह खो देता है तथा हरे रंग प्राप्त करता है। यह किसके निर्माण के लिए होता है? ये क्या होता है कि कॉपर कार्बोनेट होती है, CuSO4 के कारण हरे रंग की परत प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। धातुएं सामान्यतः ठोस पर निम्नलिखित कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? एकमात्र धातु होती है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो क्या होता है? पारा, मरकरी, ठीक है। पारा को छोड़ के जितने भी धातु होते हैं वो कमरे के ताप पर क्या होते हैं? ठोस अवस्था में अथी होते हैं, लेकिन एकमात्र यही होती है पारा Hg जो द्रव अवस्था में मौजूद होती है, ठीक है। और धातुओं में क्या होता है? सबसे पहले बताया धातुओं में क्या होता है कि उच्च गलनांक होता है। लेकिन एक और भी एक कंडीशन इसमें देखिए कि एक दो धातु ऐसे होते हैं जिसका गलनांक बहुत कम होता है, जिसको अपने हाथ पर रखने पर भी वो पिघल जाता है। गैलियम और सीजियम 2 धातु हैं जिसको अपने हाथ पर रखने पर ही पिघल जाता है, गैलियम और सीजियम, ठीक है, 2 धातु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी धातु है गलित अवस्था में उनके क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त होती है? तो ये कौन से प्राप्त होती है? सोडियम और कैल्शियम, सोडियम और कैल्शियम प्राप्त होती है। अब देखिए विद्युत अपघटन से प्राप्त होने वाले हम बता देते हैं कौन कौन से धातु होते हैं जो विद्युत अपघटन से प्राप्त होते हैं। हमारा ये क्या होता है? पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया और एल्युमिनियम हो गया। ये क्या होते हैं? विद्युत अपघटन से प्राप्त होने वाले क्लोराइड होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्यतः अधातु चमकीली नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकीली है? एकमात्र अधातु है तो जो होती है जो चमकीली होती है वो कौन सी होती है? आयोडीन होती है। ये अपवाद में है। आयोडीन का एथी क्या होता है? प्रतीक क्या होता है? आयोडीन को आई से एथी करते हैं, डिनोट करते हैं। इसकी परमाणु संख्या क्या होती है? इसकी परमाणु संख्या 53 होती है। आयोडीन की कमी से किसका कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। ठीक है, इसे किस आवर्त सारणी में रखा गया? इसे ग्रुप 17 में रखा गया है जिसको हैलोजन ग्रुप कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित 4 धातुओं में से कौन सी उसके लवण के विलयन के अन्य 3 धातुओं द्वारा विस्थापित किया जा सकती है? ये होती है चांदी। चांदी जो अन्य धातु 3 धातुओं के द्वारा विस्थापित की जा सकती है। ठीक है, देखिए चांदी जो होती है एक उत्कृष्ट धातु है और अन्य धातुओं में सबसे कम प्रतिक्रियाशील होती है चांदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 चिन्हित परखनलीय ए बी सी में क्रमशः सांद्र HCl, सांद्र HNO3 तथा सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3 का रेशियो 3:1 में मिश्रित किए गए हैं। प्रत्येक परखनली में धातु का एक छोटा सा टुकड़ा डाला गया है। परखनली ए बी में कोई परिवर्तन, ए और बी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, परंतु परखनली सी में धातु घुल गई है तो धातु हो सकती है। धातु घुल गई है तो कौन सी धातु हो सकती है? तो वो होता है क्या? सोना हो सकती है, क्योंकि एक्वारेजियम में अभी बताया है कि इतना HCl और HNO3 के 3:2 इतना के रेशियो में मिलाते हैं तो एक्वारेजियम बनता है। जो एक्वारेजियम में घुलने वाला कौन होता है? तो सोना होता है। ठीक है, इसलिए जो धातु सी में घुल जाती है वो उसको क्या होना चाहिए? सोना होना चाहिए, Au होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिश्र धातु क्या होता है? एक समांगी मिश्रण होता है। ठीक होता है, क्या होता है कि मिश्र धातु एक समांगी मिश्रण है क्योंकि इसकी संरचना क्या होती है? एक समान होती है। एक समान होती है इसकी संरचना, एक समान होने के कारण इसको एक समांगी मिश्रण कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्युत अपघटनी सेल बनता है कैसे? एक धन आवेशित एनोड से और ऋण आवेशित कैथोड से। धन आवेशित एनोड से और ऋण आवेशित कैथोड से एक विद्युत अपघटनी सेल बनता है। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिंक के विद्युत परिष्करण के दौरान क्या बनता है? कैथोड पर निक्षेपित हो जाता है। जिंक के विद्युत परिष्करण के दौरान कैथोड पर निक्षेपित होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। एक तत्व ए मुलायम है तथा उसे चाकू से काटा जा सकता है। यह वायु के प्रति अत्यधिक क्रियाशील है तथा वायु में खुला नहीं रखा जा सकता। यह जल के साथ प्रचंड क्रिया करता है। निम्नलिखित में से इस धातु को पहचानिए। तो वैसे धातु कौन होती है? सोडियम होती है। चलिए यहाँ पर हम सोडियम के बारे में बताते हैं। देखिए सोडियम क्या होता है ना, सोडियम बहुत ही नरम धातु होती है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है, और सोडियम के अलावा छोड़ के 2 और धातु है। देखिए टोटल 3 धातु हैं जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है, वो कौन होते हैं? एक होता है लिथियम हो गया, सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया। ये 3 धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है, और सोडियम को हम खुले वायु में नहीं रख सकते हैं क्योंकि क्या होता है कि यह हवा से प्रतिक्रिया कर आग पकड़ लेता है। ठीक है, जिसके कारण इसको कहाँ रखा जाता है? इसको केरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है ताकि कोई अभिक्रिया ना करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लिखा है मिश्र धातु, लिखा हुआ है मिसप्रिंट है यहाँ पर। मिश्र धातु है ये, इसको मिश्र धातु पढ़िए। ठीक है, मिश्र धातु एक धातु का एक धातु अथवा अधातु के साथ समांगी मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु इसके अवयव में से एक अधातु रखती है? कौन सी मिश्र धातु एक अवयव में से एक अधातु रखती है? तो एक स्टील होता है। इसमें अधातु कौन सी रखती है? कार्बन नामक एक अधातु रखती है ये मिश्र धातु। ठीक है, अधिक धातु को अधिक मजबूत बनाने वाली सबसे महत्वपूर्ण विधि क्या होती है? धातु मिश्रण विधि होती है। धातु को मजबूत बनाने वाली विधि धातु मिश्रण विधि होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैग्नीशियम धातु के निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मैग्नीशियम धातु के लिए कौन सा कथन गलत है? यह देखिए गलत होता है ऑप्शन नंबर बी। यह ठंडे जल से अभिक्रिया कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है तथा हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये कथन गलत है। मैग्नीशियम क्या होता है? मैग्नीशियम कभी भी यदि करेगा प्रतिक्रिया करेगा तो ये गर्म पानी और भाप के साथ प्रतिक्रिया करता है, लेकिन ठंडे जल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। ठीक है,
देखिए इसलिए हिसाब से ये हमारा कौन सा क्वेश्चन गलत पूछ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसका ये किससे रिएक्ट करता है, गर्म पानी से और भाप से अभिक्रिया करता है, ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु में, ये भी मिश्र धातु लिखो, मिश्र धातु में मरकरी और उनके एक अवयव के रूप में होता है। कौन सी धातु में मरकरी एक उनके अवयव के रूप में होता है, तो जिंक अमलगम क्या होता है। ठीक है, अवयव के रूप में होता है मरकरी में, जिंक अमलगम। अब बताइए, हम पूछेंगे स्टेनलेस स्टील किन किन तत्वों का मिश्र धातु क्या होता है, तो ये होता है एफी का होता है, लोहा का होता है, क्रोमियम का होता है, निकेल का होता है, कार्बन का होता है, और निकेल प्लस कार्बन का ये क्या होता है, स्टेनलेस स्टील मिश्रण होता है इन 4 तत्वों का। ठीक है, वही जो सोल्डर होता है ये किसका होता है, ये पीबी यानी सीसा और प्लस में टीन एसएन का होता है, सीसा प्लस में टीन का ही मिश्रण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स और वाई के मध्य अभिक्रिया पर यौगिक जेड बनता है। एक्स इलेक्ट्रॉन खोता है जबकि वाई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण जेड नहीं दर्शाता है। देखिए एक्स प्लस में वाई के मध्य से यौगिक कौन बनता है, जेड बनता है। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से ही हमारा आयनिक यौगिक बनता है, ये जेड हमारा क्या हो गया, आयनिक यौगिक बनता है, आयनिक यौगिक बन गया। ठीक है, और आयनिक यौगिक का यदि क्या है, गुण क्या होता है कि ये ठोस अवस्था में होते हैं, आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में रहते हैं, इसका गलनांक उच्च रहता है, इसका क्वथनांक भी उच्च रहता है, ये विद्युत के चालक होते हैं। लेकिन इसका निम्न गलनांक जो होता है ये कथन जेड आयनिक यौगिक नहीं दर्शाता है, उच्च गलनांक दर्शाता है, ये बात सही है। लेकिन गलित अवस्था में रहता है, ये भी बात सही है। और ठोस अवस्था में पाया जाता है, ये भी बात सही है। लेकिन निम्न गलनांक वाला जो है ये नहीं दर्शाता है, इसलिए पूछ रहा है इसमें कौन सा जेड नहीं दर्शाता है, तो हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 तत्व एक्स वाई जेड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। एक्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया 28, वाई का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 और जेड का 282। देखिए एक्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये कौन सा है, नियान है, नियान का परमाणु संख्या क्या होती है 10 होती है। ठीक है, वाई का हमारा क्या है, वाई का हो गया हमारा क्लोरीन है, जो इसका कितने होते हैं परमाणु संख्या, इसका 17 होता है। जेड का कौन सा होता है, ये मैग्नीशियम है जिसका परमाणु संख्या 12 होता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट है। देखिए आप जिसके भी जिस भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाह्यतम कक्षा में 1, 2 और 3, बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 रहे तो क्या होता है, धातु होते हैं। ठीक है, और जिस भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसका भी 5, 6 और 7 बाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7 रहे वो क्या होते हैं, अधातु होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखिए इसमें 2 दिया है, ठीक है, इसको क्या होगा, धातु होगा, यानी जेड हमारा क्या हो गया, धातु हो गया, जेड धातु हो गया। ठीक है, और वाई में कितना है 7 दिया, जिसमें 7 रहता है उसे क्या होगा, अधातु होता है। ये हमारा वाई क्या हो गया, अधातु हो गया हमारा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी, वाई अधातु है क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, और जेड एक धातु है क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। याद रखना है जिसके भी बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 रहता है वो क्या होता है, धातु होता है, और जिसके बाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7 रहता है वो अधातु होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अधातुएं सामान्यतः क्षारीय ऑक्साइड होती है, ऑक्साइड बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। सामान्यतः अधातुएं विद्युत के चालक नहीं होते, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है। ये होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट होता है अधातु होते हुए भी ये विद्युत के चालक होता है। ठीक है, और देखिए ग्रेफाइट की संरचना क्या होती है, ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय होती है। वही कार्बन की संरचना क्या होती है, कार्बन की संरचना चतुष्फलीय होती है। ठीक है, और हीरा जो होता है ना, हीरा में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, यही कारण है कि हीरे खराब विद्युत के चालक होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो जानते हैं कि विद्युत को प्रवाहित करने के लिए उसमें इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, लेकिन हीरा में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण ये बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत तारों पर विद्युत रोधी पदार्थ की एक परत होती है, सामान्यतः उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थ कौन से होते हैं। विद्युत तारों पर विद्युत रोधी पदार्थ की एक परत होती है, वो परत कौन सी होती है, पीवीसी। पीवीसी इसका पूर्ण रूप नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34। निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु द्रव है, एकमात्र अधातु द्रव है, कौन सी होती है, वो ब्रोमीन होती है, ब्रोमीन। ठीक है, सल्फर जो होता है ना, ये सल्फर क्या होता है, पौधों के लिए टॉनिक का कार्य करता है सल्फर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, इसमें से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, तो हमारा CuSO
4 प्लस में Fe, ये जो होती है रासायनिक अभिक्रिया संपन्न करती है, क्योंकि लोहा जो होता है ना, लोहा कॉपर धातु की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होती है। ठीक है, अधिक प्रतिक्रियाशील होती है कॉपर धातु की तुलना में लोहा, ये अधिक प्रतिक्रियाशील कॉपर की तुलना में होती है, क्योंकि यही रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है यहाँ पे। ठीक है, इसके पहले हम क्वेश्चन नंबर 20 में भी इसको डिस्कस किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और अंतिम क्वेश्चन है हमारा इस चैप्टर का। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत अपघटनी परिष्करण की सही व्याख्या करता है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ई वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। देखिए, आप लोग अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू।